हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू टारगेट में। आज हम देखेंगे सी-टेट के लिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में पूछी जाती है, 60 नंबर की पूछी जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा रोल होता है पेपर 2 पास कराने में एसएसटी का, इसलिए जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं और देखिए सिलेबस के अनुसार एमसीक्यू आपको सभी करवा रहे हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए 50 क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं और देखिए 51 से लेकर 90 तक आज के सेशन में आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग 50 क्वेश्चन की क्लास नहीं देखे होंगे उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन पे, और क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और इसके पहले जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो 51 से स्टार्ट करते हैं। देखिए मगध के नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग प्रकार की शासन व्यवस्था थी जिसे क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गढ़ या संघ कहा जाता है जहाँ कई शासक एक साथ शासन करते थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी संघ की सभाओं में निम्नलिखित में से किन वर्गों को भाग लेने की अनुमति नहीं थी? तो वज्जी संघ के सभाओं में किन वर्गों को भाग लेने की अनुमति नहीं होती थी? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्त्रियां या दास तथा कामगार मजदूर को भाग लेने की अनुमति नहीं होती थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे जिन्हें किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे जिन्हें किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। बी ऑप्शन गौतम के नाम से जाना जाता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। वे क्षत्रियों के किस छोटे से गढ़ से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लगभग 2500 वर्ष पूर्व में हुआ था। वे क्षत्रियों के किस छोटे गढ़ से संबंधित थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा पहला, वह शाह के गढ़ से संबंधित थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कई वर्षों तक बोध गया बिहार में किस वृक्ष के नीचे तपस्या की थी? तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के लिए किस बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या की थी? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या की थी जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन वाराणसी के निकट किस स्थान पर दिया था? पहला है कुशीनारा। देखिए कुशीनारा में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। उन्होंने पहला उपदेश नहीं दिया था, उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था, वाराणसी के सारनाथ में दिया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था, बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा। कुशीनारा कुशीनगर में हुई थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उत्तर प्रदेश के कुशीनारा में हुई थी। और देखिए श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा अपना प्रवचन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वह देखिए गुरु के समीप बैठना होता है। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों के विचारों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो उपनिषदों के विचारों में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए उपनिषद के विचार के बारे में जो सत्य हो जाएगा, पहला है इनमें आत्मा और ब्रह्मा सार्वभौमिक आत्मा को एक ही माना गया है। दूसरा है इनके अधिकांश विचारक पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे। तीसरा है प्रसिद्ध महिला विचारक गार्गी ने भी राज दरबारों के वाद विवाद में भाग लिया था। तो यह सभी उपनिषद के बारे में सत्य हो जाएगा कथन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर किस गणराज्य के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे? तो जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर किस गणराज्य के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वज्जी संघ के राजकुमार थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए, इसके पहले 50 क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं प्रैक्टिस से। जो लोग नहीं देखे होंगे प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिए, जितनी भी मेरी क्लासेस एसएसटी की हो चुकी हैं अभी तक और सीडीपी की, तो जो लोग नहीं देखे होंगे प्लेलिस्ट उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं सभी इम्पॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षाएं मुख्य रूप से किस साधारण भाषा में दी थी ताकि आम लोग भी उन्हें समझ सके? तो महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा मुख्य रूप से किस साधारण भाषा में दी थी ताकि आम लोग भी उन्हें समझ सके? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राकृत भाषा में दी थी। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे मुख्य नियम कौन सा था जिसका पालन करना अत्यंत कठिन था? तो जैन धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे मुख्य नियम कौन सा था जिसका पालन करना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन करना, किसी भी जीव को कष्ट ना देना और ना ही उसकी हत्या करना। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया था? तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया था? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 भागों में बांटा गया था। पश्चिमी छोटा और ऊंचा भाग था और पूर्वी बड़ा निचला भाग था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध और महावीर दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। उनके रहने के लिए बनाए गए सरल स्थलों को क्या कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा, विहार या संघ कहा जाता था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत का नाम क्या था जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन मेगस्थनीज था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत आया था, उसका नाम मेगस्थनीज था। मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगर के ऊंचे और छोटे पश्चिमी भाग को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नगर दुर्ग नाम दिया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के नगर के ऊंचे और छोटे पश्चिमी भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान स्नानागार ग्रेट बाथ के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस प्रमुख नगर से प्राप्त हुए हैं? तो महान स्नानागार के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस प्रमुख नगर से प्राप्त हुए हैं? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किन नगरों में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के किन नगरों से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं जहाँ यज्ञ किया जाता था वह लोथल और कालीबंगा से मिले हैं। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी के अनुसार है, आपके सिलेबस के अनुसार है। तो कोई भी क्वेश्चन देखिए फालतू नहीं आपको करवा रहे हैं, जो करवा रहे हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे देखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसा ब्रॉन्ज बनाने के लिए तांबे के साथ किस धातु को मिलाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ किस धातु को मिलाते थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा, तीसरा टिन को मिलाते थे। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग सोने और चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सोने और चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से किया करते थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, आधुनिक कर्नाटक और ईरान अफगानिस्तान से किया करते थे। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोने और चांदी का आयात आधुनिक कर्नाटक और ईरान अफगानिस्तान से किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के खंभात की खाड़ी में स्थित लोथल नगर मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुजरात के खंभात की खाड़ी में स्थित लोथल नगर मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक बड़ा बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र होने के लिए प्रसिद्ध था। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित धोलावीरा नगर की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित धोलावीरा नगर की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। यह नगर 2 भागों की जगह 3 भागों में बांटा गया था और जहाँ जल संचयन प्रणाली थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो हड़प्पा लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह एक चित्रलेखात्मक लिपि थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हड़प्पा लिपि यह एक चित्रात्मक पिक्टोग्राफिक लिपि थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग कितने वर्ष पूर्व हड़प्पा के इन नगरों के अंत की शुरुआत पतन होने लगी थी? तो वह हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। लगभग 3900 वर्ष पूर्व में होने लगा था हड़प्पा सभ्यता का पतन। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की कुल संख्या कितनी है और इनमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वेदों की कुल संख्या कितनी है और इनमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? देखिए, वेदों की कुल संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद माना जाता है वह ऋग्वेद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व में हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व में हुई थी? तो वह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लगभग 3500 वर्ष पूर्व में हुई थी। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, सूक्त कहा जाता है जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया है। तो आपका राइट आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में मुख्य रूप से किन 3 देवताओं को बहुत महत्वपूर्ण माना गया था? तो ऋग्वेद में मुख्य रूप से किन 3 देवताओं को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, अग्नि, इंद्र और सोम को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है ऋग्वेद में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की भाषा को पुरातात्विद और इतिहासकार क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद की भाषा को पुरातात्विद और इतिहासकार क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, प्राक्य संस्कृत या वैदिक संस्कृत भाषा कहते हैं। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार लैंग्वेज फैमिली का हिस्सा है? तो संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है? तो वह हो जाएगा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में बोली जाने वाली तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम नदियाँ किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं? तो वह हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस विष और जन शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो ऋग्वेद विष और जन शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूरी जनता या समुदाय के लिए किया जाता था। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋग्वेद में विष और जन शब्दों का प्रयोग किया जाता था।
तो पूरी जनता या समुदाय के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की थी वे खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को क्या कहते थे? तो आपका राइट आंसर पहला सही हो जाएगा, दस्यु या दास कहते थे अपने विरोधियों को। तो आपका राइट आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो महापाषाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बड़ा पत्थर, बड़े पत्थरों से बनी कब्रें महापाषाण काल का अर्थ होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब्रों को बनाने के लिए बड़े पत्थरों को सजाने की प्रथा महापाषाण काल लगभग कितने वर्ष पूर्व से शुरू हुई थी? तो कब्रों को बनाने के लिए बड़े पत्थरों को सजाने की प्रथा महापाषाण काल लगभग कितने वर्ष पूर्व से हुई थी शुरू? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, लगभग 3000 वर्ष पूर्व में हुई थी। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाणी कब्रें मुख्य रूप से भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो महापाषाणी कब्रें मुख्य रूप से भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो वह हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्कन दक्षिण भारत उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में पाई जाती हैं। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाणी कब्रों की खुदाई में मृतकों के साथ आमतौर पर किस रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं? तो महापाषाणी कब्रों की खुदाई में मृतकों के साथ आमतौर पर किस रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, काले और लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाणी कब्रों में मिट्टी के बर्तनों के अलावा और किस धातु के औजार और हथियार भारी मात्रा में मिले हैं? तो महापाषाणी कब्रों में मिट्टी के बर्तनों के अलावा और किस धातु के औजार हथियार भारी मात्रा में मिले हैं? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, लोहा के मिले हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मगिरी नामक महापाषाणी का स्थल से एक कंकाल के साथ 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं जबकि दूसरी कब्रों में सिर्फ मिट्टी के बर्तन मिले हैं, यह क्या दर्शाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता असमानता थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए इसके पहले 50 क्वेश्चन आपको कल करवा चुके हैं, उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और प्लीज़ देखिए, अगर सीटेट पास करना है तो जितनी भी मेरी एसएसटी की प्लेलिस्ट है उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं है। और देखिए ऐसी ही क्लासेस लेके आने वाले हैं आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम गांव नामक पूरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है जहां लगभग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहा करते थे? तो वह हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, घोड़ नदी भीमा की एक सहायक नदी के किनारे लोग रहा करते थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। और प्लीज़ जितनी भी क्लासेस मेरी हो चुकी है उसको जाके, जो लोग नहीं देखे होंगे उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिए अगर आपको सीटेट क्लियर करना है तो जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से ईमानदारी से पढ़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।